वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम आ गए हैं हमारी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए टेस्ट नंबर 20 पे, और ये हमारा इकोनॉमी का सेक्शनल टेस्ट है। इकोनॉमी से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस का ये कंपाइलेशन है। यू ऑल नो द ड्रिल। आप लोगों को अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट करना है और अपना स्कोर मुझे जरूर कमेंट डाउन करके बताना है। इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा फियर्ड सेक्शन भी है यूपी पीसीएस का इन पर्टिकुलर। तो इसमें हमने कॉन्सेप्ट्स प्लस करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस, हर कुछ को थोड़ा सा मिक्स करके कवर करने की कोशिश की है। तो आप लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि आप अपना जो भी गलती हो रही है उसका नोट बनाएं और बाकी इन कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करें। अपने रिस्पेक्टिव स्टडी मटेरियल से, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं उससे पढ़ें, और साथ साथ लिस्टिंग वीडियोस आप जरूर रिवाइज करते रहें, क्योंकि हमारे टेस्ट्स आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। और प्लस अब करंट अफेयर्स का भी हमारा रिवीजन ऑलरेडी स्टार्टेड है, आप उसको भी जरूर फॉलो करते रहिए। सेक्शन वाइज हर चीज आपको कंप्लीट कराई जा रही है और इस सब के अलावा फिर आपको कुछ भी रेफर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे टेस्ट नंबर 20। हाँ जी, तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 सेक्शनल टेस्ट नंबर 20, ये हमारा इकोनॉमी का टेस्ट होगा। ठीक है, और पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा जारी किया जाता है। इट इज रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और 2021 में जो सूचकांक जारी हुआ उसके अकॉर्डिंग भारत की रैंक 66वीं थी, 66th थी, ऐसा ये सवाल आपका बोल रहा है। आप मुझे बताएंगे कौन सा सही है, बताइए। तो आपका सेकंड ठीक है, तो सेकंड इंपॉर्टेंट भी बहुत हो जाता है, आपको इंडिया का रैंक पता होना चाहिए। ठीक है, इंडिया को 66 रैंक मिला है, तो गलती कहाँ है, कौन रिलीज करता है, इसमें गलती है। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज करता है यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी वाला, मतलब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल। ठीक है जी, चलिए। सेकेंड, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं दी हुई हैं और वो किस मॉडल पे आधारित थे ये पूछा गया है। प्रथम हेरोड डोमर, आपका दूसरी वाली महालोनोबिस, तीसरी डीपीधार, चौथी डीआर गडिल। तो बताइए मुझे कौन सा सही है। पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक है, मतलब फर्स्ट तो हेरोड डोमर मॉडल पे थी बेस्ड, दूसरी किस पे बेस्ड थी। अच्छा, इसका टाइम पीरियड क्या था, 1951 से 1956, फिर दूसरी 56 से 61, और आपकी तीसरी जो थी वो थी गडगिल मॉडल पे, 69 से 74 थी। जो तीसरी थी वो गडगिल पे थी, और चौथी किस पे थी, ये आपकी धार मॉडल पे थी। और चौथी का टाइम पीरियड क्या था, 74 से 79। तो पहला और दूसरा ठीक है, और ये आपके इंटरचेंज्ड हैं। थर्ड, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये जरूर होता है मेरे साथ। तो ये भी आपसे पूछ रहा है 5 ईयर प्लान्स के बारे में ही। दूसरी जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसका नेशनल मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लॉन्च हुआ था उसमें। थर्ड में 20 सूत्री कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम, और चौथी में आपका हुआ फूड फॉर वर्क, काम के बदले अनाज, और फिर आपका 5वीं में होता है गरीबी हटाओ का नारा जो इंदिरा गांधी जी ने दिया था। बताओ आंसर। सही विकल्प का जो है चयन करो, कौन सा है सही। तो आपका जो है थर्ड का डी ठीक है। देखिए, 5th 5 ईयर प्लान में 5वें में आपका 1974 में नेशनल मिनिमम नीड्स प्रोग्राम आया था 5th में। ठीक है, फिर आपका 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975 में आया, इसी में फूड फॉर वर्क 1977 में आया, वो भी 5th में ही आया, और गरीबी हटाओ का स्लोगन इंदिरा गांधी जी ने दिया था। तो ये जो चीजें हैं ये 5th 5 ईयर प्लान के बारे में दी हुई हैं, ये आपको ध्यान रखना। और इसका टाइम पीरियड मैंने आपको भी बताया था, 1974 से क्या होगा 79। फोर्थ,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम हैड बीन स्टार्टेड ड्यूरिंग 6th 5-year प्लान? वो बोल रहा है 6th में कौन सा स्टार्ट हुआ? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट। 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है। देखो यहाँ पे जो पूछ रहा है वो किसी और सब्जेक्ट से ही आंसर आपका क्वेश्चन आ सकता है इसमें। तो कौन सा है इसमें से? तो इसमें लिखा है नन ऑफ दीज। अब आप देख लीजिए क्यों। ये भी आपके 5th में ही स्टार्ट किए गए थे, याद रखिएगा। इंटीग्रेटेड रूरल, डेजर्ट डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन कंट्रोल आरबीआई का, और 4th 5-year प्लान में हुआ था आपका क्या बोलते हैं ये राष्ट्रीयकरण, ये 4th में हुआ था। और ये जो थे दोनों ये 5th में थे, तो छठी में कुछ नहीं था ना इसमें से, समझ रहे हो। और 4th 5-year प्लान का टाइम पीरियड क्या था? 1969 से 74, और 74 से 79 5th था। तो इंटीग्रेटेड रूरल प्रोग्राम कब आया? देखो ईयर देख लो इसके एक बार, 1978। फिर डेजर्ट डेवलपमेंट कब आया? 77 से 78। और 1969 में ये बैंक्स का नेशनलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है ईयर्स, ध्यान रखना प्लीज। 5th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब पंचवर्षीय योजना और उनके उद्देश्य दिए हुए, ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए। देखिए पहली में क्या था कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाएंगे, कृषि उत्पादन में वृद्धि, उद्योगों का विकास और आर्थिक समानता। दूसरी में कृषि, सिंचाई, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, प्राइस स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट। तीसरी में भारी औद्योगिकरण, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। चौथी में अर्थव्यवस्था में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेल्फ रिलायंस विद स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। करेक्ट कौन सा होगा इसमें? 5th का। 5th का ये ठीक है। टाइम पीरियड तो याद हो गया होगा, कितनी बार बताऊं? 69 से 74। देखो पहली वाली में कभी भी पहले में आपको उद्योगों का विकास कैसे हो जाएगा भाई? पहले वाले में क्या होगा? पहले वाले में एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। और पहले का टाइम पीरियड क्या था? 51 से 56। तो नया नया देश था, कॉन्स्टिट्यूशन अभी अभी बना था। सेकंड से क्या होगा? दूसरी वाली से आपका हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होगा ये, और इसका ईयर क्या था? 1956 से 61। तीसरी से क्या होगा? तीसरी से आपकी सेल्फ सफिशिएंसी, ये जो ऐसी ऐसी बातें हैं ना, इन चीजों के बारे में बात हो पाएगी। सेल्फ सफिशिएंसी, फूड प्रोडक्शन में जो पहला वाला दे रखा है ये तीसरे का है, ठीक है। इसको काट के इसको 3rd कर लो तो ऐसे याद करने में आसानी होगी। और 4th बिल्कुल ठीक है ही। 6th, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने 7वीं पंचवर्षीय योजना को हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, 7th 5-year प्लान। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। 11th 5-year प्लान में क्या शुरू किया गया? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। और 8वीं के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना 8th के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। बताओ गलत कौन सा है? सारे ठीक है बिल्कुल। टाइम पीरियड अगर देखो तो टाइम पीरियड देख सकते हो एक बार। बाकी तो देखो प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब स्टार्ट हुई थी पता है? 1993 में। फिर आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कौन सा साल है इसका? 2007। और आपका इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर राजकृष्ण ने कहा था 7th 5-year प्लान को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये याद रखना, ये वाला पॉइंट दूसरे पेन से मार्क कर रही हूं, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। 7th, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा हर साल अक्टूबर के महीने में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन रिलीज करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस का, हर ईयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 107वां स्थान दिया गया है, 107 रैंक। इनकरेक्ट बताना आपको, पहला गलत है। वही रिलीज ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड प्लस वेल हंगर लाइफ, ठीक है, दोनों याद करते हैं। वेल्थ हंगर लाइफ करता है प्लस कंसर्न वाइल्ड लाइफ। देखो लिख लो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये फूड एंड एग्रीकल्चर नहीं करता है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है, प्लस यहां लिख रही हूं आपका वेल, WELTHUNGER लाइफ, ये रिलीज करता है इसको।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें पता नहीं होती ये चीजें। और 107 8वां, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। सारे तो यहीं से तैयार हो जाएंगे, करंट अफेयर्स रिवाइज करते जाना। तो रैंक पूछी हुई है, बताओ मेरे को कौन सा सही है। पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक है। इंडिया की रैंक रटो भाई 42nd, फर्स्ट रैंक यूएस की है। अच्छा, अब टॉप 3 याद करने हैं ना आपको। अच्छा, रिलीज कौन करता है इसको, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए जरा। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? मैं जानबूझ के नहीं बता रही हूं, कमेंट करेंगे तभी ये टेस्ट कंप्लीट माना जाएगा। तो यूएस, फिर आपका यूके है सेकंड पे, और फिर आपका जो फ्रांस है ये है थर्ड पे। तो यूएस, यूके, फ्रांस, ये हैं टॉप 3। 9th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब ये इन्फ्लेशन दी हुई है, मुद्रास्फीति के टाइप्स दिए हुए हैं और उनकी डेफिनेशन दी हुई है। तो देख लो एक बार, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन रेट जो है मुद्रास्फीति का दर 5% से कम हो, 5% या कम। चलती हुई वॉकिंग जब 5 से 10% के बीच में हो, दौड़ती हुई रनिंग जब 10 से 20% के बीच में हो, कूदती हुई गैलोपिंग जब 20% से ज्यादा हो। सही कौन सा है इसमें से? तो थर्ड और फोर्थ बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान देना, भागती दौड़ती याद करना बस। भागती भी 10 से 20% है, गैलोपिंग मोर देन 20 है, याद रहेगा। क्रीपिंग में याद रखना 3% है, 5 नहीं है, 3 है ये। और वॉकिंग 3 से 10 है, बस 5 कहीं भी नहीं है, इतना ध्यान रख लेना, बन जाएगी बात। 10th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर की गई थी। प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ एन एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ केसी नियोगी। मोरारजी देसाई योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ही वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना प्लानिंग कमीशन के उत्तराधिकारी के रूप में की गई। तो बताइए सही कौन सा है? देखिए यहीं पे होंगे आप कंफ्यूज, 1, 3 और 4। सेकंड, एक तो फोर्थ वाला पॉइंट याद रखना, थर्ड वाला पॉइंट बहुत याद रखना। और इसके पहले अध्यक्ष किसके बोल रहा है? ये प्लानिंग कमीशन के बोल रहा है, नीति आयोग के नहीं बोल रहा है। तो ये थे हमारे पंडित नेहरू, JL नेहरू, मोरारजी देसाई नहीं थे। ये याद रखना, ये याद रखना। नीति आयोग की फुल फॉर्म बताओ मुझे क्या है? 11th, निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है इनको। महालनोबिस, खुसरो, दंतवाला, सरकारिया। ईयर पता होना चाहिए आपको इनका, वही बता देते हैं आपको। तो ये इसका आंसर है 1st, 3, 4 एंड 2nd। कैसे? अभी ईयर बता दे रही हूं मैं। सबसे पहले ध्यान रखना, आपकी जो महालनोबिस कमेटी है, महालनोबिस कमेटी आई आपकी 1960 में, और इसका पर्पस भी ध्यान रखो जो ये सामने दिया हुआ है। खुसरो कमेटी आपकी आई एग्रीकल्चर और रूरल क्रेडिट वाली थी, ये 1989 में। दंतेवाला आपकी 1969 में। सरकारिया कमीशन तो बहुत फेमस है, आपको याद भी होना चाहिए इसका ईयर 1983। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिए इन चीजों पे, ये पेपर में आएंगी आपके। ठीक है जी, चलिए 12th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वो पूछेगा कमिटी और उससे रिलेटेड क्या है, तो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि फिर मैं आपको डबल बताना पड़ेगा मेरे को। मैं भी याद करा दूंगी, ये पहले आप पढ़ लीजिए। तारापुर, गोयपोरिया, भंडारी और नरसिम्हा। आंसर इसका सी है सही। भंडारी समिति ये क्षेत्रीय बैंकों, ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन से संबंधित थी, रिलेटेड टू द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ RRBs, रीजनल रूरल बैंक। इसका ईयर आपको याद रखना है 1994, ये भी बता देती हूँ मैं। अब आप तारापुर सुनो मेरी बात। गोयापरिया कमेटी जो थी ये बैंकिंग से रिलेटेड थी, ठीक है? याद रहेंगी इतनी चीजें? क्या किस चीज से रिलेटेड थी? पर इट वाज रिलेटेड टू इंप्रूवमेंट इन बैंकिंग सर्विसेज। तो आपका ये जो हो जाएगा यहाँ पे, तारापुर आपकी 1997 की है, ईयर ठीक मार्क देंगे। और इसका पर्पस क्या था? इसका आपका पर्पस था कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी वाला, ये वाला, ठीक है? तारापुर आपकी हो गई ये वाली। फिर आपकी भंडारी तो ठीक ही दी हुई है।
और गोईपोरा है आपकी 1990 की। इसका पर्पस क्या था? इसका आपका पर्पस था इम्प्रूवमेंट होना बैंक सर्विसेज में, पहला वाला जो है, तो ये इसका है ये। और आपकी नरसिम्हा कमेटी कब की है? ये तो आपको आप जानते होंगे इसका ईयर, तो बहुत फेमस ईयर है इसका 1991। ये आपकी रीजनल रूरल बैंक से रिलेटेड थी। तो ये आपका हो गया पूरा, ठीक है। नरसिम्हा कमेटी आपकी फाइनेंशियल रिफॉर्म से थी रिलेटेड, हाँ। भंडारी आपकी आरआरबी से, और ये आपकी फाइनेंशियल रिफॉर्म से संबंधित थी। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं, एटलीस्ट टेस्ट वाली ध्यान रखना मेरे हिसाब से। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। 13th क्वेश्चन, इनकरेक्ट ऑप्शन देखिए। प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। टू फाइंड आउट पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य को राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है। द नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। और किसी देश की सीमाओं के अंदर एक निश्चित समय अवधि, जैसे 1 साल नॉर्मली, में उत्पादित सभी परिष्कृत वस्तुएं और सेवाएं कुल मौद्रिक मूल्य, सकल घरेलू उत्पाद के रूप में जाना जाता है। द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यूजुअली 1 ईयर, इज नोन एज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इनकरेक्ट बताएंगे कौन सा है? इनमें से कोई इनकरेक्ट नहीं। और देखिए कितने बढ़िया हैं तीनों ही, आप ध्यान रखिएगा। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे आप? नेशनल इनकम, इसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके। नेशनल इनकम क्या होती है? नेट वैल्यू गुड्स और सर्विसेज दोनों। और जीडीपी क्या होता है? 1 साल तक देखा जाता है बाउंड्री, कंट्री जो हमारा देश है उसकी बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है सवाल, इसको देख के जाइए। 14th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। किसी उत्पाद पर जो अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित होता है उसे ही चालू मूल्य कहा जाता है। द मैक्सिमम रिटेल प्राइस दैट इज मार्क्ड ऑन अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड करंट प्राइस। किसी उत्पाद की साधन लागत में शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को जोड़ने पर बाजार लागत प्राप्त होती है। जो मार्केट कॉस्ट है ना किसी प्रोडक्ट की, वो कैसे होती है? जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसको फैक्टर कॉस्ट में जोड़ा जाता है। किसी वस्तु के उत्पादन में उत्पादनकर्ता को उत्पादन के कारकों के लिए जितना भुगतान करना पड़ता है उसे ही कारक लागत, साधन लागत, फैक्ट्री मूल्य, फैक्टर कॉस्ट और फैक्ट्री प्राइस कहा जाता है। मतलब अगर आप किसी आइटम को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अमाउंट दैट द प्रोड्यूसर हैज टू पे फॉर द फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड आपका फैक्टर कॉस्ट। तो आप बताएंगे सही कौन सा है इसमें से? सारी बातें सही हैं बिल्कुल। तो हमने इसमें यहाँ पे क्या क्या सीखा? हमने फैक्टर कॉस्ट सीखी, हमने मार्केट कॉस्ट सीखी और हमने करंट प्राइस सीखा। तो ये 3 चीजें हमें यहां से पता चल गई। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये बुक्स दी हुई हैं और उनका ऑथर्स का नाम, दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स, वेल्थ ऑफ नेशंस, जॉन मेनार्ड कीन्स, और फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, पॉल सैमुअल्सन, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अल्फ्रेड मार्शल। इनकरेक्ट बताइए। बी गलत है। आप जानते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी किताब है? वेल्थ ऑफ नेशंस बताइए मुझे। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की फेमस बुक है। और जॉन मेनार्ड कीन्स की फेमस बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और बाकी आप जानते ही हैं। तो वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ। 16, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने हाल ही में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्हाट इज इट, जिसे संयुक्त राष्ट्र एसडीजी के अंतर्गत लक्ष्य 4 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, के अंतर्गत वर्ष कौन से तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखते रहने के अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। देखिए उन्होंने इंश्योर किया है कि क्वालिटी एजुकेशन को वो बनाएंगे इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। तो कौन से साल तक बेसिकली, और ये किस में आता है आपका? एसडीजी। मैंने आपको बताया, सारे याद होने चाहिए आपको, पिछले टेस्ट में बताया था मैंने ये चीज। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2030 तक। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए 17, वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है आपको। इनकरेक्ट ऑप्शन, रिलेटेड टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वित्तीय वर्ष 21-22 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का कुल नामांकन बढ़ाकर 22.7 लाख हो गया है। यह 3.3% की वृद्धि को दर्शाता है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, पीएम श्री योजना के अंतर्गत 14,500 से अधिक स्कूलों को अनुकरणीय स्कूलों के रूप में विकसित किया गया है। अंडर पीएम श्री स्कीम मोर देन 14,500 स्कूल्स हैव बीन डेवलप्ड एज एग्जाम्पलरी स्कूल्स। इनकरेक्ट बताएंगे कौन सा है? कोई गलत नहीं है, दोनों चीजें आपको प्रिपेयर करनी है, पीएम श्री स्कीम और आपका चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए एलोकेशन।
वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पुरुषों के लिए सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2021 के लिए कितना हो गया? 26.7 हो गया है। और महिलाओं के लिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना हो गया? 27.9, 27.9 2021 के लिए। सही पूछ रहा है कौन सा है? सही है दोनों। क्या होता है GER? कमेंट करके बताएगा कोई डेफिनेशन? फिर से वित्त मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी करी है उसी के बारे में करेक्ट बताना है आपको। वित्तीय वर्ष 20-21 में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन बढ़कर 4.1 करोड़ हो गया है टोटल एनरोलमेंट। और वित्तीय उच्च शिक्षा में महिला नामांकन मतलब फीमेल एनरोलमेंट कितना? 2 करोड़। और आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन में वो 27.3% रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताना है कौन सा सही है। तो ये डी ठीक है बिल्कुल। ठीक है, चलिए 20 रबी सीजन। मैंने आपको सारे रबी, खारिफ और जैद तीनों का बताया पिछले टेस्ट में था कौन कौन सी क्या क्रॉप्स हैं, आपको याद रखनी है ये सब चीजें। 22-23 के दौरान निम्न में से किस पोषक तत्व के लिए सर्वाधिक सब्सिडी रुपी प्रति किलोग्राम में, मतलब कौन से न्यूट्रिएंट के लिए हाईएस्ट सब्सिडी दी गई है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश या फिर सल्फर? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो नाइट्रोजन के लिए दी गई है, याद रखिएगा 98.02 रुपी प्रति किलोग्राम। चलिए निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। सुरेश कुमार खन्ना उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 6.9 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है और इस वित्तीय बजट में उत्तर प्रदेश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बढ़िया क्वेश्चन, बताइए आंसर। पहला सही है बस, वो मतलब दूसरा गलत है। क्यों भाई? 5 ट्रिलियन नहीं है, ये 1 ट्रिलियन है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस आने का पूरा चांस है इस वाले पॉइंट का। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा गया है। ठीक है, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। और बजट का थोड़ा सा फिगर याद रखिएगा। 22 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश का देश के जीडीपी में योगदान 12% से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है और उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है और वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में नाममात्र की वृद्धि दर 19% आंकी गई है। नॉमिनल रेट जो है, रेट ऑफ इंक्रीज इन जीएसडीपी हैज बीन एस्टिमेटेड एट 19%। आंसर गलत पूछा आपसे, पहला गलत है। देखिए आप मेरी बात, उत्तर प्रदेश कंट्री का लार्जेस्ट कंज्यूमर है और लेबर मार्केट है, उपभोक्ता है और श्रम बाजार भी है और इसका जो कंट्रीब्यूशन है कंट्री के जीडीपी में वो 8% से ज्यादा है। ठीक है, 8%, मोर देन 8%। ये याद रखना, ये याद रखना। वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो गलत है। 23 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन किया गया था। तो सब फॉलो कर ही रहे होंगे करंट अफेयर्स। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के 25,000 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया था। इस शिखर सम्मेलन में लगभग 33.5 लाख करोड़ रुपए के 19,000 से अधिक समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। MOUs 19,000 MOUs जो है वो साइन किए गए हैं इस समिट में। सही बताओ कौन सा है? सही है सारे। आना सवाल तय है इस पे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो यूपी में हुई है, ना आए तो पैसे वापस। 24 उत्तर प्रदेश राज्य ने वित्तीय वर्ष 22-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के अंतर्गत डैश सृजित करके देश में प्रथम स्थान स्थापित कर लिया है। द स्टेट ऑफ यूपी हैज सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन बाय व्हाट अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम। तो क्या किया है? कितने मैंडेज मानव दिवस किए हैं ये बताना है आपको। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत याद कर लो इसे। 26,29,000 मैंडेज। ठीक है जी। और इसका आप मुझे ईयर बताइए, कौन से ईयर से चल रही है ये स्कीम, कमेंट करिए। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। वित्तीय वर्ष 23-24 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 23,350 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है यूपी गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन में। ठीक है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 तक राज्य के
सभी 2.26 करोड़ परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। टारगेट क्या है? प्योर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है टू ऑल 2.26 करोड़ फैमिलीज ऑफ द स्टेट बाय प्रोवाइडिंग फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस। इनकरेक्ट बताना है, दोनों ठीक है भाई, याद रखना ये, ठीक है। 19,500 जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती है उनका आवंटन पूछ लेता है, ठीक है। और 23,350 करोड़ आपके किसके लिए? जल जीवन मिशन के लिए, ठीक है। और 19,500 करोड़ किसके लिए? ये 22-23 का था, 23-24 में इसको 23,350 कर दिया है, याद रखना। और सबको हाउस होल्ड टैप कनेक्शन ये लोग प्रोवाइड कराएंगे। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट दी इनकरेक्ट ऑप्शन। योजना आयोग और वित्त आयोग के विलय का सुझाव एमवी माथुर ने दिया था। मर्जर जो हुआ ना प्लानिंग कमीशन फाइनेंस कमीशन का, हुआ नहीं मतलब जो सुझाव है वो एमवी माथुर का था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। पहली पंचवर्षीय योजना ने राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन का सुझाव दिया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने सजेस्ट किया था दैट देयर शुड बी अ एनडीसी। इनकरेक्ट बताइए, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है सारी चीजें, ठीक है। और याद रखनी है आपको एमवी माथुर, और ये जो थे ना, ये थर्ड फाइनेंस कमीशन जो 1960 में गठित किया गया था उसके एक मेंबर थे। कौन? एमवी माथुर। तो इन्होंने ऐसा कहा था। और एनडीसी 1952 और पहले 5 ईयर प्लान सजेस्ट किया था, ठीक है बात है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। बढ़िया क्वेश्चन, बेसिक सब कवर हो रहा है, देखते जाओ। सेक्टर्स है ना इकोनॉमी के क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसमें कौन सा क्या आता है बताना आपको, बताइए। 27 का क्या आंसर होगा? इनकरेक्ट कौन सा है? बी गलत है, सेकंड और थर्ड। तो प्राइमरी सेक्टर तो आपको पता चल जाएगा, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, जो बेसिक वाला एकदम सेक्टर होता है। सेकेंडरी कौन सा होता है भाई? सेकेंडरी होता है मैन्युफैक्चरिंग वाला, ठीक है। आपका मैन्युफैक्चरिंग, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं आएगा इसमें। ट्रांसपोर्ट ट्रेड टर्शरी सेक्टर में आएगा। टर्शरी सेक्टर में क्या आएगा? आपके परिवहन, व्यापार, भंडारण सेवाएं, चिकित्सा, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, बीमा सेवाएं, ये सब थर्ड टर्शरी में आएगा। तो याद रखना ये सही है, ये दोनों गलत है। निम्नलिखित में से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का चयन करिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स: वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मांग एवं आपूर्ति के आधार पर उत्पादन एवं वितरण, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, वस्तु एवं सेवाओं की विविधता एवं गुणवत्ता में वृद्धि, इंक्रीज इन वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उत्पादन के संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। आंसर 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 बताइए। 1, 2 और 3 कलेक्टिव कुछ नहीं होगा। जैसे ही कलेक्टिव वर्ड आया 4 4 4 एलिमिनेशन करो और आगे आंसर, अगर नहीं आता है तो। कैपिटलिस्ट, आप तो बड़े मतलब, कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैपिटलिस्ट का मतलब अपने आप में है पूंजीवादी। पूंजीवादी में कुछ भी कलेक्टिव नहीं होता, सब अपना होता है। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट कौन सी इकोनॉमी होती है बताइए मुझे? ये आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है जो इन्होंने कैपिटलिस्ट में पूछी है। क्या? कलेक्टिव ओनरशिप। तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक फीचर है, याद रखिएगा। 29 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मिश्रित अर्थव्यवस्था की नहीं है? नॉट अ फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। बाजार और गैर बाजार दोनों घटकों का संयोजन, मार्केट एंड नॉन मार्केट कंपोनेंट्स, केंद्रीकृत नियोजन, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, मिश्रित मूल्य निर्धारण एवं सब्सिडी की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ ब्लेंडेड प्राइसिंग एंड सब्सिडी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, मिक्स्ड इकोनॉमी। बताइए मुझे भाई, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। फीचर्स क्या हैं? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी और कॉम्बिनेशन रहेगा दोनों का, सब कुछ। सोशलिस्ट इकोनॉमी में रहेगी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज का रिडक्शन और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ये फिर से आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक फीचर है, मिक्स्ड का नहीं है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। 29 जून को पीसी महालनोबिस के जन्मदिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जून 29, द बर्थडे ऑफ पीसी महालनोबिस। वर्ष 1951 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी। 1951 में एक नेशनल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई
और पीसी महालनोविस की चेयरमैनशिप में, और उन्होंने किसके रिकमेंडेशन पे कमिटी थी, द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इस कमिटी के ने रेकमेंड किया था इसका स्टैब्लिशमेंट। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने 1955 से कार्य करना शुरू कर दिया था। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कब से स्टार्ट किया काम करना? 1955 से। भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित सभी पहलुओं की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम आर कैलकुलेटेड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑर्गेनाइजेशन। इनकरेक्ट बताना है आपको। बी गलत है, देखिए क्यों? ईयर गलत दिया हुआ है, ये 1949 होगा जब ऐसा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, 1955 ईयर याद रखना, कौन क्या करता है ये याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तभी इतने भर भर के स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिससे तुम लोग याद कर लो। ठीक है जी, चलिए। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 मापदंडों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन पर रैंक प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड उन मापदंडों में से नहीं है? पैरामीटर्स पूछ रहा है उसके। स्वच्छ ग्रामीण पहल, क्लीन रूरल इनिशिएटिव, ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी, पर्यावरण में स्थिरता, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, या इनमें से कोई नहीं? ये नहीं है आपका। क्लीन रूरल इनिशिएटिव उसमें से नहीं आता है। क्या क्या आता है? और ये अच्छा कौन रिलीज करता है? ये तो पता होगा आपको, नीति आयोग रिलीज करता है ये, जिसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है मैंने अब तक। ये जो है इसके 6 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, 6 के 6 पैरामीटर्स एक बार सुन लो ध्यान से। एक तो है डिस्कॉम का परफॉर्मेंस, डिस्कॉम का प्रदर्शन। एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की पहुंच, सामर्थ्य और विश्वसनीयता। फिर है आपका क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव, रूरल नहीं क्लीन एनर्जी। फिर है आपका एनर्जी एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और न्यू इनिशिएटिव्स। 6 के 6 याद रखना, मैंने बोले हैं, आप लिख सकते हो। रूरल का कोई लेना देना नहीं है स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट से, ये तो लॉजिक से भी हो जाता क्वेश्चन। क्लीन एनर्जी है इसमें, और टोटल पैरामीटर 6 हैं, याद रखिएगा, नीति आयोग ने रिलीज किया है इसको। 32 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये रहा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जारी किया गया। गुजरात, केरल और पंजाब को बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ताओं के रूप में स्थान दिया गया। गुजरात, केरला और पंजाब टॉप 3 प्रोड्यूसर्स। परफॉर्मेंस इन द कैटेगरी ऑफ लार्जर स्टेट्स। त्रिपुरा छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। त्रिपुरा इज इमर्ज्ड एज अ टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द कैटेगरी ऑफ स्मॉल स्टेट्स। बताओ, तीसरा गलत है, क्यों? गोवा स्मॉल स्टेट में उभरा है टॉप पे, फिर त्रिपुरा, फिर मणिपुर। तो त्रिपुरा की जगह आपका गोवा है। और ये देख लो, ये तो मैंने बताया ही था, और ये प्लीज याद रखना, गुजरात, केरला, पंजाब, पक्का आएगा क्वेश्चन इससे। 33 हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अनुसार निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में नहीं है? यूटी के बारे में आ गया। आप सब कुछ तो यहीं प्रिपेयर हो रहा है आपका। नॉट अमंग द टॉप परफॉर्मर्स इन द कैटेगरी ऑफ यूटीज एज पर द रिसेंटली रिलीज स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, दमन एंड दीव। क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी आएगा, डी नहीं है, और आंसर भी सी ही है, लद्दाख। ठीक है, 33 का आंसर क्या हो गया? सी। नीति आयोग ने रिलीज किया है। यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली टॉप परफॉर्मर्स हैं, तो लद्दाख नहीं है, बाकी 3 टॉप परफॉर्मर्स हैं यूटीज में। 34 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। हाल ही में ऊर्जा अर्थशास्त्र एवं वित्तीय विश्लेषण संस्थान द्वारा जारी संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, एज पर द जॉइंट रिपोर्ट रिलीज्ड रिसेंटली बाय इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य इस क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। कर्नाटक और गुजरात स्वच्छ ऊर्जा अपनाने वाले शीर्ष भारतीय राज्य हैं, टॉप स्टेट्स अडॉप्टिंग क्लीन एनर्जी, कर्नाटक एंड गुजरात। इनकरेक्ट बताना है आपको। ए गलत है। जो ये रिपोर्ट रिलीज हुई है, पहले तो याद रखो किसने रिलीज करी है। जो वेस्ट बंगाल, बिहार और यूपी हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार और यूपी है इसमें जो बहुत पीछे हैं, समझ रहे हैं बात? तो वेस्ट बंगाल, बिहार और यूपी, छत्तीसगढ़ के ऊपर ही यूपी लिख देती हूँ, और कर्नाटक, गुजरात जो हैं ये टॉप हैं, याद रखना ये।
निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हाल ही में ऊर्जा अर्थशास्त्र एवं वित्तीय विश्लेषण संस्थान द्वारा जारी संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, सेम जॉइंट रिपोर्ट रिलीज रिसेंटली बाय इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। कर्नाटक गुजरात राज्यों ने स्वच्छ विद्युत परिवर्तन की दिशा में अधिकतम प्रगति की है। स्टेट्स ऑफ कर्नाटका एंड गुजरात हैव मेड मैक्सिमम प्रोग्रेस टुवर्ड्स क्लीन पावर ट्रांजिशन। इस रिपोर्ट में 16 भारतीय राज्यों का विश्लेषण किया गया है जो देश की वार्षिक बिजली आवश्यकता में 80% के हिस्सेदार हैं। दिस रिपोर्ट हैज एनालाइज्ड 60 इंडियन स्टेट्स which account for 80% of the country's annual electricity requirement। ये बोल रहा है ये, तो करेक्ट बता दो जरा कौन सा है। बढ़िया सवाल सारे यहीं पे आपके प्रिपेयर कराए जा रहे हैं। पहला सही है, कर्नाटक गुजरात मैक्सिमम प्रोग्रेस, और देखो वो टॉप पे भी थे, ऊपर अभी देख के आए हो। रिपोर्ट ने एनालिसिस किया है कि 16 इंडियन स्टेट्स हैं जो 90% कंट्री का एनुअल इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट जो है हिस्सेदार है 90% में, 80% में नहीं है, 90% में है। तो अब आप कोई भूलेगा नहीं कभी भी। क्वेश्चन में 85 आया, 65 आया, 75 आया, आपको याद रहेगा 90 था। टेस्ट सीरीज का बहुत फायदा है, आप लोग ना पता नहीं समझ रहे हैं नहीं समझ रहे, पर बहुत फायदा है। 36 उच्च शिक्षा पर हाल ही में जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021, कौन सा? ऑल इंडिया सर्वे 2021 ऑन हायर एजुकेशन। उसके अनुसार ये बोल रहा है कौन से राज्य उन शीर्ष 3 राज्यों में से नहीं है जिनमें विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या है, मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं, उन 3 में से नहीं है, इन चारों में से। तो बताओ, राजस्थान, यूपी, आंध्र प्रदेश, गुजरात। आंध्र प्रदेश नहीं है। तो जो ये सर्वे रिलीज हुआ ना हायर एजुकेशन पे, इसमें राजस्थान में सोचो 92 है, यूपी में कितने 84 और गुजरात में है 83। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज यहीं पे हैं, ये नहीं है इसमें। बताओ जरा, यूनिवर्सिटी देख रहे हो कितनी है? 37 उच्च शिक्षा पर हाल ही में जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण, सेम क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को अधिकतम कॉलेजों की संख्या वाले शीर्ष 8 जिलों में शामिल किया गया है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट यूपी का हैज बीन इंक्लूडेड अंडर द टॉप 8 डिस्ट्रिक्ट्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस? लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी। क्या हो गया इसका? प्रयागराज। याद रहेगा आप लोगों को? देखिए 8 स्टेट्स बता, 8 क्या 3 याद कर लो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज है। कर्नाटका में सबसे ज्यादा है 62, फिर तेलंगाना में, फिर केरला में, फिर हिमाचल प्रदेश में। चलो इतने कर लो। अब मैक्सिमम कॉलेजेस जो है किन डिस्ट्रिक्ट में है, वो है बैंगलोर अर्बन, 1058 कॉलेज हैं, ठीक है जी। और जयपुर में 671 है, हैदराबाद में 488 हैं, पुणे में 466 हैं, प्रयागराज में 374 हैं। और फिर इनमें से कोई नहीं है, मतलब सिर्फ प्रयागराज है इनमें से, ठीक है। यूपी का केवल एक ही है, प्रयागराज, टॉप 8 में। 38 उच्च शिक्षा पर हाल ही में जारी अखिल भारतीय सेम किसके नामांकन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? ये बोल रहा है हाईएस्ट इंक्रीज इन एनरोलमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकॉर्डेड कंपेयर्ड टू 14-15 पहले के कंपैरिजन में। तो ये बोल रहा है स्केड्यूल कास्ट के बच्चों के एनरोलमेंट में, स्केड्यूल कास्ट फीमेल के, स्केड्यूल ट्राइब के, या फिर स्केड्यूल ट्राइब फीमेल के, ये बताना है आपको। तो अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के नामांकन में, ठीक है। 14-15 से बात करें तो इंक्रीज हुआ है 28% का, किसमें इंक्रीज तो हुआ है 28% का हुआ है स्केड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स में, ठीक है भाई। और आपका स्केड्यूल कास्ट फीमेल में हुआ है 38% का। एसटी जो है उनका एनरोलमेंट में हुआ है 47% का इंक्रीज। अच्छी बात है ना, देखो सब पढ़ रहे हैं। और इसमें हुआ है 63.4%, तो ये हाईएस्ट हो गया ना। 39 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, ऑल इंडिया सर्वे 2021। 2017 में लैंगिक समानता सूचकांक जो 2021 में 1.5 हो गया था, 1 था। जनरल इक्वालिटी इंडेक्स ही कह रहा है वाज 1 इन 2017 व्हिच हैज बिकम 1.5। 21-22 में दूरस्थ शिक्षा में नामांकन बढ़कर 7% हो गया है, मतलब एनरोलमेंट इन डिस्टेंस एजुकेशन। 20-21 में 70 विश्वविद्यालय और 1453 कॉलेज खोले गए हैं, 70 नई यूनिवर्सिटी और 1453 नए कॉलेजेस खोले गए हैं एज कंपेयर टू 1920। बताओ आंसर। तो पहला गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स 1 था 2017 में, जो कि अब 1.05 हो गया है, ना कि 1.5, 1.05, बहुत अंतर है, ठीक है। बाकी ठीक है। ये एनरोलमेंट देख लेना और यूनिवर्सिटीज देख लेना एक बार, हल्का सा पता होना चाहिए।
40 नवीनतम अपडेट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में इनके संग्रह के आधार पर निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ द कलेक्शन टू द स्टेट ऑफ यूपी एज पर द लेटेस्ट अपडेट्स। राज्य उत्पाद शुल्क, स्टेट एक्साइज, ये आपका बजट का क्वेश्चन हो गया, बिक्री कर सेल्स टैक्स, और राज्य वस्तु एवं सेवा कर स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बताइए 40 का आंसर सी है 312। टॉप वाले देख लीजिए परसेंटेज, तो देखिए यूपी गवर्नमेंट रिसीव, सबसे ज्यादा टैक्स यूपी गवर्नमेंट कहां से रिसीव करती है, तो आप याद रखिए पहला तो ये हो गया टॉप, फिर है आपका स्टेट एक्साइज ये, और फिर है आपका ये टॉप 3 याद रखिएगा आप लोग, आएगा क्वेश्चन इससे पक्का। ये टॉप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 41 निम्नलिखित में से किस स्रोत से उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार यूपी बजट 23-24 के अनुसार न्यूनतम धनराशि प्राप्त हुई है। ये बोल रहा है कौन से सोर्स से मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी मिला है एज पर द यूपी बजट। करेत्तर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू, लोक ऋण, पब्लिक डेट, स्वयं का कर राजस्व, ओन टैक्स रेवेन्यू, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। बताइए सबसे कम इससे हुआ आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू से। ठीक है, ये चीज याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। 3.5% हुआ इससे, मुश्किल से, हार्डली, करेत्तर राजस्व से। ठीक है, और लोक ऋण से 14 कुछ हुआ है। फिर आपका केंद्र सरकार को जो सहायता मिलती है उससे 27% करीब हुआ है। ऋण वगैरह से 0.4 हुआ है। सबसे कम तो एक्चुअली ऋण और उससे हुआ है, लेकिन वो इसमें पूछा नहीं है। उसके बाद आपका इससे हुआ है नहीं, लोक लेखा शुद्ध भी हुआ है 0.8%, लेकिन मिनिमम जो इनमें से है वो आपका 3.5% है इससे। तो आप इनमें से याद रखो, इनमें से पूछेगा तो। अब वही बात, सबसे ज्यादा यूपी बजट के अनुसार किस स्रोत पर सबसे अधिक राशि खर्च गई है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी, विच सोर्स, ग्रांट्स इन एड, सहायता अनुदान, पूंजीगत परिव्यय, कैपिटल आउटफ्लो, पेंशन, सब्सिडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, पूंजीगत परिव्यय, कैपिटल आउटले, आपका करीब 21.7%। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश बजट 23-24। राज्य का स्वयं का कर राजस्व उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 10.8% है। स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यूज 10.8% ऑफ जीएसडीपी ऑफ यूपी। एंड राज्य का स्वयं का करेत्तर राजस्व उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1% है। स्टेट्स ओन नॉन टैक्स रेवेन्यूज 1% ऑफ द जीएसडीपी ऑफ यूपी। पूछ क्या रहा है? करेक्ट आंसर बताइए। ठीक है दोनों, ठीक है, याद रखना 10.8% है लगभग, और ये है आपका 1%। 44 उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग यूपी बजट 23-24। राजकोषीय घाटा उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.84% है। फिस्कल डेफिसिट जो है वो 3.84% है जीएसडीपी का यूपी के। कुल उधार एवं अन्य दायित्व राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 32.1% है। टोटल डेट एंड अदर लाइबिलिटीज। बताइए, कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही हैं, और आपको याद करना है क्या होता है फिस्कल डेफिसिट। बताइए, यही पूछ लें चलो, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? मतलब पता है नहीं पता है? जब गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड कर रही है अपनी इनकम से, बस उस सिचुएशन को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? जो टोटल इनकम है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर से, और इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एब्सोल्यूट टर्म्स में, या फिर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। जब सरकार अपनी कुल आय से अधिक व्यय करती है तो ऐसी स्थिति को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इसकी गणना कुल आय को कुल व्यय से घटाकर की जाती है। इतनी सी बात है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट 23-24 के अनुसार राजस्व अधिशेष उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? रेवेन्यू सरप्लस कितना है जीएसडीपी का? ये पूछ रहा है वो। सी याद रखिएगा 2.8%। बढ़िया क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, याद कर लेने हैं। कोई टर्म नहीं समझ में आ रही है तो मैं बता ही रही हूँ जो मेरे को लग रही है इंपॉर्टेंट। बाकी अगर आपको एडिशनल कुछ सर्च करना है तो देश आजाद है, आप आजाद हैं। हंसते रहिए बस बड़ी मुस्कान से, ठीक है। आंखों तक चली जाए हंसी, ऐसा कर दो बस। 46 2012 में गठित सी रंगराजन कम समिति के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। ग्रामीण
गरीबों के लिए प्रति व्यक्ति आय 27 से 32 रुपए तक पर कैपिटा एक्सपेंडिचर फॉर रूरल पुअर, और शहरी गरीबों के लिए 33 से 47 तक। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय 927 एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, और ऐसे ही आपका शहरी क्षेत्रों के लिए फॉर अर्बन एरियाज 1407। तो ये तो भैया लोडेड है विद फैक्ट्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। इनकरेक्ट सी है। तो आप बात याद रखेंगे। रिपोर्ट सबमिट की थी, हाँ 2012 में ये फॉर्म हुई थी, इसने रिपोर्ट सबमिट की थी 2014 में, और इसने क्या कहा था कि एक्सपेंडिचर रूरल पुअर के लिए 27-32 ठीक, वो भी ठीक, और अर्बन एरियाज के लिए कितना 1407, इसको माना गया पावर्टी लाइन, और रूरल एरियाज के लिए था 972। और यही मतलब जो 1407 से कम हैं उन्हीं को गरीबी रेखा के उनको नीचे डाला गया। मतलब एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर फॉर अर्बन एरियाज ये 1407 है ना, यही मापदंड था किसके लिए, इससे नीचे जीवन यापन करने वालों लोगों को गरीब माना गया था। तो पहले तो ये भी पूछ सकता है सी रंगराजन समिति जो है वो किससे संबंधित थी, तो ये भी बता ही देंगे अब तो आप। 47 2005 में गठित सुरेश तेंदुलकर समिति के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। 2005 तो ये भी इन्होंने पूछा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति व्यय प्रतिदिन पर डे कैपिटल एक्सपेंडिचर रूरल एरियाज, फिर अर्बन एरियाज का, फिर आपका पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर रूरल एरियाज का और अर्बन एरियाज का। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से गलत है। तो पहला गलत है। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2005 रिपोर्ट कब सबमिट करी, ये ईयर भी पता होनी चाहिए, कई बार पूछ लेगा। 2009 में। तो इसने क्या करा, और पर कैपिटा पर डे रूरल एरियाज का 27 रुपए था, ठीक है, बस ये ठीक कर लो। और इनके अनुसार इससे नीचे गरीब हो आप, ठीक है, दिया हुआ। मतलब ये इन सबसे नीचे जा रहे हो तो गरीब हो, समझ गए ना। मतलब ये हर एक सेक्टर का अलग अलग दिया हुआ है। मतलब रूरल पुअर हो और इससे नीचे जा रहे हो तो गरीब हो, ऐसे समझ गए ना ये चीज। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत में गरीबी के मापन के लिए वर्ष 1989 में प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। योजना आयोग ने किया था 1989 में, टी लकड़वाला ने किया था फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर्टी। इस समिति ने वर्ष 93 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। इस समिति ने प्रत्येक राज्य के लिए शहरी व ग्रामीण निर्धनता के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांकों की सिफारिश की थी। मतलब क्या रेकमेंड किया था कि प्राइस इंडेक्सेस अर्बन रूरल पावर्टी के लिए अलग अलग होने चाहिए। इस समिति ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निर्धनता रेखा के लिए कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया गया था। मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ना एग्रीकल्चरल लेबर्स का, उसको बेसिस बनाया था पावर्टी लाइन का, रूरल और अर्बन एरियाज का। इनकरेक्ट बताना है आपको। तो अब देखिए यही गलत है। एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए जो इन्होंने मापदंड बनाया था वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाया था इंडस्ट्रियल लेबर्स का, अर्बन एरियाज के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए नहीं। ये गलत हो गई लाइन। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए बनाया था रूरल एरियाज के लिए, एग्रीकल्चर रूरल, ठीक है जी, और इंडस्ट्रियल अर्बन। इसमें एक ही में लिख दिया ना दोनों चीजें, ये बात याद रखना। बाकी ठीक है बिल्कुल, ठीक है। और इन्होंने प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबर्स का बनाया था रूरल एरियाज के लिए, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल लेबर्स का बनाया था अर्बन एरियाज के लिए। तो ये याद रखना बस दोनों चीजें, और बाकी इसका ये ईयर याद रखना। 49 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। वाई के अलग समिति का गठन गरीबी मापने के लिए योजना आयोग द्वारा वर्ष 1977 में किया गया था। प्लानिंग कमीशन ने किया था फॉर टू मेजर पावर्टी। इस समिति ने जनवरी 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। इस समिति ने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 2900 कैलोरी प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब इन्होंने कैलोरी बेसिस पे किया था, 2900 कैलोरी रूरल एरियाज में ग्रामीण, और 2100 अर्बन एरियाज में। गलत बताओ कौन सा है। सी गलत है। तो देखो पहली बात तो वाई की अलग कमेटी, इन सबके ईयर देखते जाना, क्रोनोलॉजी वाली सारी की सारी पावर्टी से रिलेटेड समिति लगवा देगा लाइन से, फिर कहोगे तो आपने कराया नहीं था क्वेश्चन। वाई की अलग कमेटी 1977 याद रहेगा, से रिपोर्ट सबमिट करी 1979 में। रूरल एरियाज में इन्होंने कहा था 2400 कैलोरी, और अर्बन में ठीक दिया हुआ 2100।
गरीबी को डैश से दूर नहीं किया जा सकता है। पॉवर्टी कैन नॉट बी ओवरकम बाय व्हाट? कृषि क्षेत्र का विकास करके, डेवलपिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देकर, प्रमोटिंग वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, बचत एवं पूंजी निर्माण की दर में कमी करके, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन, या इनमें से कोई नहीं। ये करके नहीं कर सकते आप, रिड्यूस द रेट ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन। बस पॉवर्टी ओवरकम आप कर सकते हो कैसे भाई? ग्रोथ करके, एग्रीकल्चर ग्रोथ करके, प्रमोट करके, बढ़ा के ना, रिड्यूस करके कैसे पॉवर्टी कम कर दोगे? ठीक है, चलिए शगुन वाला सवाल आ गया है। तो वित्तीय वर्ष 23-24 की मौद्रिक नीति के अनुसार सही विकल्प का चयन करिए। मॉनेटरी पॉलिसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। स्थायी जमा सुविधा दर, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25। सीमांत स्थायी सुविधा दर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75%। कितना है, मतलब सही कौन सा है? सी, दोनों ठीक है। कई बार ज्यादा मूड खराब हुआ तो ऐसे सवाल आ सकते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द करेक्ट। फिर से कमिटीज दी हुई हैं और उनसे रिलेटेड चीजें पूछी हुई हैं, तो करेक्ट वाला बता दो, फिर मैं आपको सारे बता देती हूँ। पढ़ लो। भूरेलाल समिति, एल के झान, वांचू, राजाचेलिया। आंसर इसका बी है, ठीक है। अब सुन लो, वांचू कमेटी किससे रिलेटेड है? वांचू कमेटी रिलेटेड है डायरेक्ट टैक्स, याद रहेगा, वांचू डायरेक्ट टैक्स। फिर है आपकी एल के झान, ये है इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, तो ये ठीक ही है हमारा ऑप्शन। फिर है आपकी राजाचलिया, ये है टैक्स रिफॉर्म्स, मतलब पहले वाला हो गया, नहीं तीसरे वाला टैक्स रिफॉर्म्स। और भूरेलाल है इंक्रीज इन मोटर व्हीकल टैक्स, ये बिल्कुल ठीक है, इनडायरेक्ट याद रख लो, थोड़े से सही रहेगा। चलिए 53rd, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पार्थ सारथी शोम समिति, वही समितियां दी हुई हैं और आपको बताना है कौन सा है। पार्थ सारथी, वाईवी रेड्डी, फिर आपका केलकर समिति। बताइए मेरे को देख के कौन सा सही है। तो आपके सही हैं सारे, सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। पार्थसारथी किससे हो गई रिलेटेड? पार्थसारथी हो गई आपकी रिफॉर्म्स इन टैक्स पॉलिसी, कर नीतियों में सुधारों से संबंधित। वाईवी रेड्डी, आयकर छूटों की समीक्षा रिगार्डिंग द रिव्यू ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस। फिर आपकी है केलकर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करारोपण, तीनों याद रखना। सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना प्रस्तुत की थी। जो जन योजना के अंतर्गत लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति पर बल दिया गया था। अंडर द पीपल्स प्लान एम्फेसिस वाज लेड ऑन फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। सर्वोदय योजना के अंतर्गत कृषि एवं कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया था। सर्वोदय योजना के अंदर किस पे एम्फेसिस वाज लेड ऑन? एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर बेस्ड स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। सही बताना है कौन सा है। ठीक है तीनों, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। 1944 में किसने? आपका श्रीमन नारायण अग्रवाल ने ऐसा दिया था सुझाव, और जयप्रकाश नारायण ने आपका सर्वोदय प्लान दिया था। और पीपल्स प्लान किसने दिया था बताइए मुझे? एम.एन. रॉय, लिख लीजिए यहाँ पे, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और सर्वोदय जेपी नारायण 1950 में। और पीपल्स प्लान कब आया था? 1945 में। तीनों बता दिए ना? हाँ 55 याद रखना। गांधीयन प्लान, पीपल्स प्लान, सर्वोदय प्लान। रुक जाओ मैं मार्क कर दूं दूसरे पेन से। गांधीयन प्लान, पीपल्स प्लान, सर्वोदय प्लान योजना। गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा वर्ष 1934 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक में प्रकाशित की गई थी। फर्स्ट आउटलाइन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग 1934 बुक का नाम दिया गया है। 44-45 के दौरान देश के 8 प्रमुख पूंजीपतियों द्वारा देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार करने के उद्देश्य से बॉम्बे प्लान नामक योजना शुरू की गई थी। ड्यूरिंग द ईयर 44-45 a plan named Bombay Plan had been started by 8 major capitalists of the country। तो बताइए कौन सा गलत है? पहला गलत है। क्यों?
पहला आउटलाइन इकोनॉमिक प्लानिंग का 1934 में दिया था, पर किसने दिया था? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की किताब नहीं है, एम विश्वेश्वरैया की किताब है, MV, ऐसे याद कर लो। और ये बॉम्बे प्लान याद रखना, ठीक है? 8 थे, सब टेस्ट सीरीज से कवर हो जाएगा, चिंता की कोई ऐसी बात नहीं है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। ईयर पूछ रहा है आपके, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम सेबी 1992, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, बिल्कुल याद रखो, इनके ईयर मैच कराने के लिए पूछ लेता है। सेबी, फेमा, NHB 87, और सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे याद कर लो। निम्नलिखित अधिनियमों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट, धन शोधन निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो बताओ, ईयर बता देती हूँ। आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला एक्ट कब आया? 2006 में। क्षेत्रीय ग्रामीण रीजनल रूरल बैंक वाला कब आया? 1976 में। और आपका ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये कब आया? 2003 में। और ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला 2002 में। अब इसके ईयर पता है, इसको क्रोनोलॉजिकली पूछ लेगा, यहाँ क्रोनोलॉजिकली पूछ लिया, ऐसे नेचर ऑफ क्वेश्चन अलग आ सकता है, पर बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। फिर आपका ये है, गलत विकल्प का चयन करें। शेयर मूल्यांक सूचकांक दिए हुए और देश, शेयर प्राइस इंडेक्स, कंट्रीज कंसर्न्ड में बताओ, देख के फिर बताती हूं मैं कौन सा गलत है। सी गलत है। कॉस्पी किसका है जानते हैं आप? के फॉर कॉस्पी कोरिया का है। बाकी मिप्टेल इटली का, बोवेस्पा ब्राजील का, सिमिक्स सिंगापुर का, और बस, और क्या। 59, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया एवं संग्रहित नहीं किया जाता? नॉट लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर। बताओ, इसका आंसर है डी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। देखो, जो टैक्स लिवाई करती है गवर्नमेंट और कलेक्ट भी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र सरकार द्वारा लगाया और संग्रहित किए जाने वाले, वो कौन से हैं? एडिशनल एक्साइज है, सेंट्रल एक्साइज है, और सर्विस टैक्स है। और जो नहीं करती टैक्स, जो स्टेट गवर्नमेंट करती है, वो आपका ये सेल्स टैक्स हो गया, एक परचेज टैक्स हो गया, PT ऐसे लिख लो, और आपका एंट्री टैक्स याद रहेगा, क्रय कर और प्रवेश कर, बाकी ये तीनों करती है। 60, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वह ब्रोकर जो आने वाले समय में शेयर के मूल्यों में गिरावट की सोच के कारण अपने शेयरों का विक्रय बड़ी मात्रा में करते हैं, उन्हें मंदड़िया कहते हैं। मतलब those brokers who either stop selling shares immediately or start buying them at present at a cheaper price because of the thought of rise in share prices, they are called bull and bear होते हैं ना, शेयर मार्केट से रिलेटेड टर्म्स हैं ये। वे ब्रोकर जो आने वाले समय में शेयर की कीमतों में गिरावट के विचार से बड़ी मात्रा में अपना शेयर बेचते हैं, दे आर कॉल्ड बेयर। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ये आपका, हाँ 1 मिनट, ये आपका तेजड़िया होगा, यहाँ पे मंदड़िया ये होगा, यहाँ तेजड़िया होगा। 1 मिनट, ये आप गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलो। और जो वो ब्रोकर जो आने वाले समय में शेयर की कीमतों में गिरावट के विचार से बड़ी मात्रा में अपने शेयर बेचते हैं, वो मंदड़िया कहलाते हैं। दोज ब्रोकर्स हु सेल देयर शेयर्स इन लार्ज क्वांटिटीज ड्यू टू द थॉट ऑफ अ फॉल इन द शेयर प्राइसेस इन द कमिंग टाइम्स आर कॉल्ड बेयर। तो बताओ जरा क्या हो जाएगा आंसर? सही है दोनों, और ये याद कर लो भाई टर्म, बुल एंड बेयर। और ये ना याद करके ना इंग्लिश वाली करो, इंग्लिश वाली ही आएगी अगर लिखी आएगी तो। ठीक है जी, तो एक ये वाली चीज ध्यान रखना। बाकी चलो 61, उत्तर प्रदेश बजट 23-24 के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर उत्तर प्रदेश राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? हाउ मच इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी एट करंट प्राइसेस एज पर यूपी बजट 23-24। तो बताना पड़ेगा भाई, तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कर नहीं सकते इसमें कुछ। याद कर लो 66351 66351 66351 पर कैपिटा इनकम यूपी बजट से रिलेटेड ही आएगा ऐसा सवाल। यूनियन बजट का तो मेन टोटल तो आप याद करते ही हो कितना किसका रहता है।
62 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, सेक्स रेशियो। फिर है आपका किसी विशेष क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है, द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर इन अ पर्टिकुलर एरिया, पॉपुलेशन डेंसिटी। 10 वर्षों की अवधि के दौरान जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के रूप में जाना जाता है, द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 10 years इज कॉल्ड डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। बताइए सही कौन सा है? सही है, बिल्कुल बढ़िया सवाल। सारे देखो फैक्ट यहीं पे प्रिपेयर हो रहे हैं। ये टेस्ट देखिए प्रेपरेटरी मोड में लाने के लिए हैं आपको। नहीं हो रहे सही ना सवाल तो बिल्कुल चिंता नहीं करना। क्यों बना रहे हैं हम यहाँ बैठ के वीडियोस? पॉपुलेशन डेंसिटी, डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके बस। 63 एक अधिवास को वैधानिक नगर कहा जाएगा जब उसमें, डोमिसाइल को स्टैट्यूटरी टाउन कब कहा जाएगा? सर जब बजट पढ़ाते हैं ना पहली चीजें कराते हैं ये बेसिक वाला। नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, छावनी बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड, अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी। तो बताओ इनमें से कोई भी एक, एनी वन ऑफ दीज, ये चारों याद रखना पांचों, इनमें से कोई भी एक है, देन इट इज अ स्टैट्यूटरी टाउन। वो एक स्टैट्यूटरी टाउन हो जाएगा अपने आप, ठीक है। और हाँ कुछ भी एक हो इनमें से, ठीक है। 64 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। किसी भी अधिवास के जनगणना नगर होने की प्रमुख शर्तों के संबंध में, मतलब सेंसस टाउन कैसे होएगा कोई डोमिसाइल। न्यूनतम जनसंख्या 5000, मिनिमम पॉपुलेशन 5000, पुरुषों की मुख्य कार्यकारी जनसंख्या का कम से कम 50% गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए। एटलीस्ट 50% ऑफ द मेल कोर वर्किंग पॉपुलेशन शुड बी एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल परस्यूट्स। उच्च क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट एरिया शुड बी एटलीस्ट 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। बताओ जी, ये आपका पहला और तीसरा है, ठीक है। सेंसस टाउन के लिए 5000 वाली बात याद रखना, और 75% होनी चाहिए मेल पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के अलावा कहीं पे एंगेज्ड, तब उसको आप सेंसस टाउन कह सकते हो। और ये याद रखो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इसका, 5000 वाला और ये 75% वाला और 400। 5000, 75%, 400 ऐसे याद करो सेंसस टाउन। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022, ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 इनकरेक्ट बताना है आपको। लगभग 2 अरब लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे में आते हैं। 2 बिलियन पीपल फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी। 593 मिलियन लगभग 18 वर्ष से कम आयु के हैं, ठीक है। उप सहारा अफ्रीका के गरीब लोगों की संख्या के संदर्भ में पहला स्थान है, सब सहारन अफ्रीका रैंक्स फर्स्ट। पश्चिम एशिया का गरीब लोगों की संख्या में संदर्भ में दूसरा स्थान है, वेस्ट एशिया हैज द सेकंड प्लेस। तो इनकरेक्ट बताना है आपको कौन सा है। डी गलत है। देखिए 2 बिलियन पीपल हैं, एक तो ये वाला थोड़ा सा फिगर याद रखिएगा, और 593 आपके सब सहारा जो है ना 579 लोग हैं जो पहले पे आते हैं, और साउथ एशिया, वेस्ट एशिया से नहीं साउथ एशिया 385 मिलियन ये सेकंड पे आते हैं। तो ये वेस्ट एशिया नहीं है, ये साउथ एशिया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार सब सहारन और साउथ एशिया जो को मिलाएं अगर, तो 83% लोग हैं जो इन दो रीजन्स में ही रिजाइड कर रहे हैं। तो यहां गरीबी ज्यादा है ना। सॉरी 66 फिर से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022। विश्व में सबसे अधिक गरीब लोगों के संदर्भ में पहला स्थान भारत का है, मतलब फर्स्ट प्लेस इन मैक्सिमम नंबर ऑफ पुअर पीपल। विश्व में सबसे अधिक गरीब लोगों के संदर्भ में दूसरा स्थान नाइजीरिया का है, सेकंड प्लेस नाइजीरिया। भारत के संदर्भ में गरीबी दर घटकर वर्ष 1921 से 16.4% हो गई है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया पॉवर्टी रेट हैज कम डाउन टू 16.4%, या फिर इनमें से कोई नहीं। गलत पूछ रहा है, आंसर क्या है? डी। ठीक दिए हुए सारे। इंडिया सोचो पहले प्लेस पे है ना, कितना कमाल की बात है ये। 22.8 करोड़ गरीब लोग हैं हमारे देश में, 22.8 करोड़। दूसरा स्थान है आपका नाइजीरिया का, यहाँ पे 9 से 10 करोड़ हैं करीब, और पावर्टी जो है यहाँ पे 16.4 हो गई है, पहले कितनी थी 55.1, मतलब इतना रिडक्शन पहले कम हो गई इतनी।
67 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये फिर से कमिटीज दी हुई हैं और उनसे रिलेटेड आपको बताना है कौन से। आरवी गुप्ता, ए घोष, दामोदरन और डी सुब्बाराव। सही बताओ कौन सा है। तो ये सही है बिल्कुल। मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह देने के संबंध में ये ठीक हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। अब सारे देख लो। आपका ए घोष किससे रिलेटेड है? आरवी गुप्ता देखो पहले तो, ये है एग्रीकल्चर क्रेडिट से रिलेटेड, कृषि ऋण से। कौन सी? आरवी गुप्ता, ठीक है। फिर आपकी ए घोष, ए घोष है आपकी फ्रॉड, बैंक वाले जो फ्रॉड हैं, बैंकों में धोखाधड़ी, ये आपकी ये है। और फिर दामोदरन किससे रिलेटेड है आपकी? ये आपकी बैंकिंग सर्विसेज में सुधार से, ये आपकी ये है, ठीक है, याद रखना थोड़ा सा। वैश्विक बहुयामी गरीबी सूचकांक 2022 के संबंध में गलत विकल्प, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022। वर्ष 2005-6 के से 19-21 के दौरान भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ पाए हैं। मतलब 2005-6 से लेके 19-21 तक 21.5 करोड़ लोग आए हैं बाहर गरीबी से। विश्व में गरीब बच्चों की संख्या के मामले में दक्षिण अफ्रीका का पहला स्थान है। साउथ अफ्रीका रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, मतलब सेकंड गलत है। तो रैंक किसकी सही है? पता है कौन है? इंडिया। भारत बिल्कुल महान नहीं है इन चीजों में, ठीक है। चलो 69 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। हाल ही में जारी भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी पुस्तिका 2021-22 से संबंधित स्टैटिस्टिकल हैंडबुक ऑन इंडियन स्टेट्स 21-22। ग्रिड इंटरैक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता की दृष्टि से कर्नाटक का पहला स्थान है। कर्नाटक का हाईएस्ट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ ग्रिड इंटरैक्टिव रिन्यूएबल पावर। ग्रिड इंटरैक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता की दृष्टि से तमिलनाडु सेकंड है, गुजरात थर्ड है और यूपी फोर्थ है ग्रिड इंटरैक्टिव रिन्यूएबल पावर की दृष्टि से। बताइए। डी, यूपी नहीं है ये। यूपी इसमें जो फोर्थ रैंक पे है ना इन टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, आपका महाराष्ट्र है। बाकी ठीक है। कर्नाटका आपका पहला हो गया। और ये रिलीज किसने की है आप जानते ही होंगे, स्टैटिस्टिकल हैंडबुक आरबीआई ने। 70 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम आकार की इकाइयों सहित अधिकतम संख्या में कारखानों के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें, भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी पुस्तिका से। ये किससे रिलेटेड है? रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इंक्लूडिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज यूनिट्स, ठीक है। तो रैंक दी हुई है, देखो आप एक बार, क्या लगता है आपको? डी, उत्तर प्रदेश नहीं है। देखो तमिलनाडु टॉप पे है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। और इस यूपी फिफ्थ पे है, ठीक है, यूपी का फिफ्थ है। और फोर्थ पे कौन है? फोर्थ पे आपका है आंध्र प्रदेश। और यूपी आपका फिफ्थ पे। 71 उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। वर्ष 18-19 के दौरान बोया गया शुद्ध क्षेत्र 165 लाख हेक्टेयर रहा है। नेट एरिया सोन 2018-19 में कितना? 165 लाख हेक्टेयर। वर्ष 2018-19 के दौरान एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र 103 लाख हेक्टेयर रहा है। एरिया सोन मोर देन वंस कितना रहा है? 103। सही बताओ कौन सा है? ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिन पे आप कम ध्यान देते हो, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा हैवी, पर कोई बात नहीं, सह लो थोड़ा सा। नेट एरिया सोन आप जानते हैं 165 हो गया, और मोर देन वंस जो है वो आपका 103 हो गया, याद रखना। 72 उत्तर प्रदेश बजट सेम के अनुसार गलत विकल्प का चयन करना है हमें। वर्ष 2018-19 के दौरान एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत शुद्ध बोए क्षेत्र का 6.24 रहा है। मतलब परसेंटेज ऑफ एरिया सोन मोर देन वंस हैज बीन 6.24% ऑफ द नेट एरिया सोन। और 18-20 के दौरान शुद्ध सिंचित क्षेत्र 143.9 लाख हेक्टेयर रहा है। नेट इरिगेटेड एरिया इनकरेक्ट पूछ रहा है। इनकरेक्ट है आपका पहला। देखिए जो परसेंटेज रहा है ना एरिया ऑफ सोन मोर देन वंस वाला, वो रहा है 62.4%। 6.24 नहीं, 62.4। और ये ठीक है बिल्कुल। तो ये पॉइंट यहां आएगा आपका।
73 वर्ष 2018-19 के दौरान फसलों की सिंचाई के लिए निम्न में से किस स्रोत का सर्वाधिक उपयोग किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स हैज बीन यूज्ड द मोस्ट फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग 2018 to 19? नहर, कैनाल, नलकूप, ट्यूबवेल, झील, लेक, टैंक तो टैंक है। बताओ। तो बी हो जाएगा, नलकूप। ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा ट्यूबवेल्स का प्रयोग किया गया है सिंचाई के लिए। तो आप देख सकते हो कैनाल्स का किया गया है 15.2%, ट्यूबवेल्स का है देखिए बहुत ज्यादा है ट्यूबवेल्स का, तो ये तो सही मतलब 74.6%, लगभग 75%। और टैंक्स और लेक्स वगैरह ही 0.6 हैं, तो छोटे मोटे हैं। 74 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, इकोनॉमिक सर्वे 22-23, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.8% रही है। इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना? 6.8। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित कितनी? 11.5। इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स। और विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2022 के अंत में $563 बिलियन रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो रहे हैं वो $563 बिलियन रहे हैं। बताइए भाई, इकोनॉमिक सर्वे तो इंपॉर्टेंट है सबसे डॉक्यूमेंट। बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सारे सही हैं, बिल्कुल याद रखिए प्लीज इसको आप। इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है? कमेंट करके बताएंगे जरा मुझे। सीपीआई वर्सेस डब्ल्यूपीआई, ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो तैयार करते चलिए, कमेंट करिए जरा डिफरेंस। 75 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय विभाग ने हाल ही में वर्ष 22-23 के लिए विभिन्न बागवानी फसलों के लिए क्षेत्र और उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज रिलीज द थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ द एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ वेरियस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फॉर द ईयर 22-23। तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 28.08 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादन 342.33 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि एक रिकॉर्ड है। Third advance estimates के according production is estimated to be 2.33 million tons, which is a record. Incorrect बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला गलत है। क्यों गलत है पहला? देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर ने डेटा रिलीज करा है ना थर्ड एडवांस एस्टिमेट का, तो ये जो आपका करा है ये 2021 से 2022 के लिए जारी किया है। ठीक है, 22 के लिए। और ये बात बिल्कुल ठीक है, 342.33 मिलियन है इस एरिया में, जो कि एक रिकॉर्ड है। हल्का सा आइडिया लेके चलो, कोई बहुत हर चीज आप बोलोगे अभी, मुझे पता है कमेंट्स आएंगे बहुत सारे, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, नहीं, सारी चीजें ऐसे याद नहीं करनी है। बात है कि आपको एलिमिनेशन पता होना चाहिए और थोड़ा सा टेस्ट में प्रैक्टिस करके आइडिया लग जाता है। ठीक है, चलिए 76 देखेंगे। वर्ष 2021-22 के बागवानी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार निम्नलिखित में किस बागवानी फसल के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है? ये पूछ रहा है, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैज बीन रजिस्टर्ड एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन। ठीक है, 2021 और 22 का डेटा है। अनियन, पोटैटो, टमेटो। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, देखो अगर बात करें थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स की, तो अनियन का प्रोडक्शन हुआ 31.27 मिलियन टन्स, पहले 26 समथिंग था। पोटैटो का हुआ 53 कुछ, टमेटो का हुआ 20 कुछ। ठीक है, ठीक है, और टोटल हुआ 342। टोटल एक बार देख लो, हल्का सा पूछ सकता है कई बार। तो आपका जो टोटल हुआ ना वो कितना था? 342.33 मिलियन टन्स। ठीक है, और वेजिटेबल्स का हुआ, फ्रूट्स का हुआ करीब 107.24 और वेजिटेबल्स का हुआ 204.84। एक रफ आइडिया के लिए। 877 निम्नलिखित योजनाओं कार्यक्रमों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स प्रोग्राम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। ठीक है, तो ये देख लो क्या होगा इसका। आपको ईयर पता होने चाहिए तभी आप कर पाएंगे अरेंज। 1, 3 एंड 2। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए ये आपकी 7th 5 ईयर प्लान के टाइम की है। तो एक तो ये चीज, इसका टाइम पीरियड क्या था? 1985 से 90। तो इंदिरा आवास आपकी हो गई 1985।
जवाहर रोजगार आपकी हो गई 1989 और ये आपका हो गया 1986। 78 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8th 5 ईयर प्लान नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, 9वीं पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना और 10वीं का राष्ट्रीय बागवानी मिशन, 11वीं का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? थर्ड और ये, एक मिनट, थर्ड और फोर्थ। देखो पहले तो आपका, आप 10th 5 ईयर प्लान का समझो, 10th 5 ईयर प्लान वाली हैं ये स्कीम्स। तो 10th 5 ईयर प्लान का जो आपका टाइम पीरियड था वो था 2002 से कितना हो जाएगा 2007। तो ये उसी टाइम की हैं। आप देख सकते हो कैसे, एक मिनट, आपका 10वीं जो ये था ना, एक मिनट, इस क्वेश्चन में ना कुछ गड़बड़ है, एक मिनट। हाँ, 10वीं का हो गया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये आपका 10th का ही है, ठीक है, 2005। और जननी सुरक्षा 2005 और बागवानी है आपका 2011वीं थी, 2007 से 12, ठीक है। और 11वीं में था आपका फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है, 11th में। तो वो आपका हो गया 2007, ये आप देख चुके हैं पहले, ठीक है। ये 79 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। केंद्रीय बजट 23-24, यूनियन बजट 23-24, ये आपका करीब 9 साल में प्रति व्यक्ति आय दुगनी होकर 1.9 लाख रुपए हो गई है। पर कैपिटा इनकम हैज डबल टू रुपीज 1.79 लाख। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। इंडियन इकोनॉमी हैज करेंटली इमर्ज्ड एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सदस्यों की संख्या दोगुनी से अधिक होकर 27 करोड़ हो गई है। किसमें? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सिर्फ पहला इनकरेक्ट है। क्यों है पहला इनकरेक्ट? क्योंकि पर कैपिटा इनकम 1.97 लाख हुई है, करीब आपकी, इनकरेक्ट पूछा है ना, हाँ, तो ये पर कैपिटा इनकम हैज डबल्ड टू 1.97, ना कि 1.79, तो 1.97 है इसका सही, ये ठीक है दोनों। 80 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। बजट 23-24 वर्ष 2022 में यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपए के 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान किए गए हैं, ठीक है, डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर है ये क्वेश्चन, ये वाला स्टेटमेंट। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 10.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में टॉयलेट्स बनाए 10.7 करोड़ हाउसेस में। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। उज्ज्वला स्कीम में 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी गलत है। रीजन? स्वच्छ भारत मिशन में टॉयलेट्स 11.7 करोड़ घरों में बनाए गए हैं। तो ये कुछ फिगर्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने ही रखने हैं। 81 केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कितने करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते, बैंक खाते खोले गए? हाउ मेनी करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक अकाउंट्स हैव बीन ओपन अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना? बजट के हिसाब से पूछ रहा है कितने खोले गए, ये तो आपको ऐसी फिगर पता होना चाहिए। तो सी है इसका 47.8 करोड़, याद रखना है आपको। 82 उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसलों के लिए रोगमुक्त एवं गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में 2200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय से कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? बोल रहा है आउटले था 2200 करोड़ जिसका, उसके ऑब्जेक्टिव से कौन सा आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है फॉर इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ डिजीज फ्री एंड क्वालिटी प्लांटिंग मटीरियल फॉर हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चर। आपका आत्मनिर्भर उत्तम प्लांट प्रोग्राम, आत्मनिर्भर सुविधाजनक पादप कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत पादप कार्यक्रम और आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम। बताइए। तो ये आपका ये है आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, याद रखेंगे इसे आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये।
83 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बजट 23-24 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 45.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज प्रदान किया गया है। इंश्योरेंस कवरेज कितना दिया है? 45.6 करोड़ का। प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि के अंतर्गत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नकद हस्तांतरण किया गया है। और केंद्र अगले 3 वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थी के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्यापकों तथा सहयोगी कर्मचारियों को नियुक्त करेगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो इसका इंश्योरेंस कवरेज जो है वो 44.6 को मिलेगा। किसमें? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 44.6। तो इसका फिगर ये जो है आपका ये गलत दिया हुआ है, बाकी ठीक है बिल्कुल। 84 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये कुल रुपए आए और नई कर की दरें प्रतिशत, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, इनकम टैक्स स्लैब्स दी हुई है ये। तो इसमें से सही कौन सा है? सही है आपका डी, ये 30% हो जाएगा इतने से ज्यादा। ठीक है, रेट्स देख लेते हैं हम इसमें। 3 लाख तक तो कुछ नहीं है। ठीक है, 6 से 9 ये 10 है, मतलब समझ गए ना। और फिर आपका 9 से 12 तक है 15, और आपका 12 से 15 तक है 20, और ये ठीक दिया हुआ है। ठीक है, 85 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। तो 85 हम देखेंगे, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 5.9% रहने का अनुमान है। यूनियन बजट का फिस्कल डेफिसिट जो है अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट ये 5.9% रहेगा ऑफ जीडीपी। और वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे को वित्त पोषित करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियां 11.8 लाख करोड़ रुपए अनुमानित हैं। टू फाइनेंस द फिस्कल डेफिसिट इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24 द नेट मार्केट बोरोइंग्स फ्रॉम डेटेड सिक्योरिटीज आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 11.8 लाख करोड़। गलत कौन सा है? कोई भी नहीं, दोनों ठीक है। और आप मुझे बताएंगे फिस्कल डेफिसिट तो खैर मैं आपको बता चुकी हूँ, आप मुझे क्या बताएंगे? तो ये बस आप फिगर याद रखिएगा। चलिए 86 केंद्रीय बजट 2023-24 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, ये सेंट्रल यूनियन बजट की बात हो रही है। पीएम आवास योजना का कितना हो गया है आउटले? 66% इंक्रीज कर दिया है, 79,000 करोड़ हो गया। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है, जो 13-14 में प्रदान की गई राशि से 9 गुना अधिक है। मतलब जो कैपिटल फंड दिया है ना रेलवे को, दैट इज 9 टाइम्स मोर। और 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब स्थापित की जाएंगी, जिनसे नए अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार संबंधी संभावनाओं को तलाशने में सहायता मिलेगी। 100 labs will be set up to develop applications based on 5G services, which will help in exploring new opportunities, business models and employment related possibilities। बताइए, कोई गलत नहीं है, दोनों बिल्कुल ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वाली स्कीम होती है ना, वो आपको थोड़ा सा उनका आउटले देखना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर से केंद्रीय बजट का क्वेश्चन है, इनकरेक्ट आपको बताना है। विभिन्न राज्यों से कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कितने? 30 स्किल इंडिया सेंटर्स। और वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में जमा की गई अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी है। मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट इन सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट स्कीम कितनी हो गई है? 15 to 30 लाख। लक्षित राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 25-26 तक 4.5% के नीचे रहने का अनुमान है। टारगेटेड फिस्कल डेफिसिट जो है वो बिलो रहेगा 4.5%। आंसर बताइए कौन सा गलत है? इनमें से कोई गलत नहीं है। ये आपको याद कराने के लिए हम ऐसे आपके वो बना रहे हैं स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, बढ़िया। 88 फिर से केंद्रीय बजट, इरिटेटिंग होता है ना क्वेश्चन, सच बताना केंद्रीय बजट के। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत किया गया है, मतलब रिन्यू किया गया क्रेडिट गारंटी स्कीम। 1 अप्रैल 2023 से कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा इसको, मतलब फ्रेशली इसको फंड प्रोवाइड किया जाएगा 9,000 करोड़ का। और इस योजना के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्ति गारंटी युक्त ऋण संभव हो पाएगा। एडिशनल कोलैटरल फ्री गारंटीड लोन ऑफ रुपीज 2 लाख करोड़ विल बी पॉसिबल। और इस योजना के माध्यम से ऋण की लागत में करीब 5% की कमी आएगी। कॉस्ट ऑफ लोन विल बी रिड्यूस्ड बाय 5%। आंसर बताइए आप मेरे को कौन सा सही है?
इसमें नहीं होगा सारा। लास्ट वाला ऑप्शन गलत है। क्यों क्यों है गलत? 5% नहीं 1% रिड्यूस करेंगे बस, नॉट 5%। ये गलत है, 1%। ठीक है। क्रेडिट गारंटी स्कीम याद रखना फिर से रिन्यू की जा रही है, पीछा नहीं छोड़ेगा केंद्रीय बजट। यूनियन बजट करेक्ट ऑप्शन। केंद्र सरकार ने 2516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों के कंप्यूटरीकरण का काम हाथ में लिया है। मतलब कंप्यूटराइजेशन वर्क होगा 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज का। ठीक है। मछुआरे, मछली विक्रेता और सूक्ष्म और लघु उद्यमों की गतिविधियों को सक्षम करने के उद्देश्य से 6,000 करोड़ के लक्षित निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू की गई है। न्यू सब स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हैज बीन लॉन्च्ड विद अ टारगेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6,000 करोड़। तो बताइए कौन सा सही है? दोनों ठीक है, देख के जाओ इन्हें, जरूरी है ये। ठीक है, चलो अगेन केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार डैश के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के कार्यान्वयन के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यूनियन बजट 2023-24 के लिए क्या एलोकेशन ऑफ 15,000 किसके लिए? प्रधानमंत्री पीवीटीजी। पीवीटीजी कौन है? पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो क्या होगा, किन के लिए बताइए मुझे। 90 का क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा ना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कौन है? दे आर पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है। कितने हैं पीवीटीजी? ये रिकॉग्नाइज करती है ना गवर्नमेंट? मुझे कमेंट करके बताइए कितने हैं। 91। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। केंद्र का प्रभावी पूंजीगत व्यय इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 13.7 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ऊर्जा परिवर्तन तथा निवल शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता प्राप्त पूंजीगत निवेशों के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रोविजन ऑफ ₹35,000 करोड़ हैज बीन मेड फॉर प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन एंड नेट जीरो ऑब्जेक्टिव्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी। लद्दाख के नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी और ग्रिड एकीकरण के लिए 20,700 करोड़ रुपए के निवेश से एक अंतरराज्य पारेषण प्रणाली बनाई जाएगी। इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लद्दाख से, और ग्रिड सिस्टम बनाया जाएगा 20,700 करोड़ का। बताइए गलत कौन सा है? कोई गलत नहीं है भाई, प्रिपेयर करने हैं ये चीजें। ठीक है, चलिए 92। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। वही नई डेफिनेशन है ये एमएसएमई की, देखो यहां से तैयार हो जाएगी आपकी। ये बोल रहा है कि चलो आप पहले बताओ इसमें से सही कौन सा है, फिर मैं आपको एक साथ बताती हूँ, क्योंकि फिर 2 बार पढ़ना पड़ेगा मुझे। तो देखिए सही ये तीनों है। अब एमएसएमई की डेफिनेशन एक बार देख लो आप प्लीज। देखो टेबल बना सकते हो चाहो तो। माइक्रो कौन सी है? सूक्ष्म। माइक्रो जहां पे इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में, इक्विपमेंट में 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है और टर्नओवर 5 से नहीं है, तो 1 और 5। यहाँ पे आप अपना प्लांट मशीनरी लिख लो, संयंत्र और मशीनरी, और निवेश लिख लो इस तरफ। तो माइक्रो में 1 और 5। स्मॉल में कितना हो जाएगा? 10, इसके ऊपर ही लिख रही हूँ, और 50। 1, 5, 10, 50। और मीडियम में कितना हो जाएगा आपका? 50, और इधर हो जाएगा आपका 250। 1, 5, 10, 50, 50, 250। याद रहेंगे ऐसे? ऐसे टेबल बना सकते हो। तो मध्यम और लघु सूक्ष्म, और बस इस तरफ क्या हो जाएगा आपका? मशीनरी और इक्विपमेंट, और इधर है आपका निवेश। उससे ज्यादा नहीं है, बस ऐसे करके याद कर लो। ऐसे आसानी होती है याद करने में। ठीक है, ये 1 मिनट इसमें ढंग से लिख दो। 1 और 5, 10, 50, 50 और 250, ऐसे याद कर लो। 93। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 21-22 रैंक्स दी हुई हैं, बताओ मेरे को। गलत है ऑस्ट्रेलिया की रैंक। देखो पहले तो इंडिया की याद करो, 132 याद रखना। स्विट्जरलैंड पहली रैंक पे है, आइसलैंड नॉर्वे सेकंड पे है, आइसलैंड थर्ड पे है। ठीक है, आइसलैंड है थर्ड पे, तो यहाँ पे आपका आइसलैंड आना चाहिए ना। और ऑस्ट्रेलिया पता है आपको, हांगकांग फिर इसके बाद और लिख लो, हांगकांग 4th पे है, और ऑस्ट्रेलिया जो है ये 5th पे है। 94। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। हाल ही में स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स आईक्यूएयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स, तो ये बोला हुआ है गलत कौन सी है? टॉप मोस्ट पोल्यूटेड, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, फोर्थ टॉप, ऐसे। तो वही पूरा प्रिपेयर करना है ना, तो पहले आप गलत देख लो, इसमें बी गलत है। अब मैं आपको पूरा बताती हूँ। 10 सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज दुनिया की,
ठीक है, तो गलत। विश्व भर में दूसरा शीर्ष सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली भारत है। अब सुनो, लाहौर सबसे ज्यादा है पोल्यूटेड, सेकंड पे है मुंबई। ठीक है, टॉप मोस्ट में लाहौर हो गया, सेकंड पे है मुंबई। कितनी हो गई? 2 हो गई। तीसरी सुनो, काबुल अफगानिस्तान। चौथी है कोहिशवांग ताइवान, फिर है बिशक किर्गिस्तान, अकरा घना, काराकाओ पोलैंड, दोहा कतर, अस्ताना कजाकिस्तान और सैंटियागो चाइल। एक बार फिर से सुन के इसको लिख लो। टॉप 10 बता दी मैं। 95 द वेल्थ रिपोर्ट 2023, इससे रिलेटेड आपको गलत बताना है। शहर और प्राइम इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स 2022 में उनकी रैंक दी हुई है, तो इसमें गलत कौन सा है? इसमें गलत बी है। तो देख लो, मुंबई की 37वीं है, ठीक है, बेंगलुरु की 63वीं है, सही बात। फिर आपकी दिल्ली की है 77 और मोनाको है पहला दुनिया का सबसे महंगा शहर, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। और दूसरा कौन सा है? हांगकांग है। और तीसरा कौन सा है? न्यूयॉर्क है। तो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव बता दिए मैंने यहाँ पे। 96 सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का रैंक, और लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, उदार लोकतंत्र सूचकांक। सही बताओ कौन सा है? तो दोनों सही हैं, देख लो। अब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन क्या है? 108। टॉप 3 सुन लो, किसमें? पहले वाले में आपका इसमें डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और है नॉर्वे। दूसरे वाले में कौन है? इंडिया का 97 पोजीशन है, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। यहां जाके रहने लगो भाई, हर चीज में टॉप पे हैं ये लोग। 97। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, अब वही रैंक पूछी हुई है, पता होनी चाहिए, तो गलत सी है। पहले तो इंडिया की रैंक याद कर लो, 40वीं। अब टॉप 3 याद करने हैं आपको, तो स्विट्जरलैंड, ठीक है, फिर यूएस, फिर स्वीडन, फिर यूके और फिर नीदरलैंड्स। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, सेम, गलत बताना है आपको। इसमें भी सी हो जाएगा आंसर। अब देखो, 136वीं रैंक, एक तो इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट है रैंक, ये याद रखना भाई। अब आप मेरे से टॉप 3 सुन लो, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। एफडीआई, हैप्पीनेस। 99 अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, करेक्ट ऑप्शन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। सारे इसलिए बताए जा रहे हैं जिससे आपको आसान रहे पढ़ने में, तो इसका बी ये गलत है बस, सॉरी बी सही है। अब इंडिया का रैंक सुनो, 42 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। पहला रैंक किसका है? यूएस का। सेकंड किसका है? यूके का, यूएस के बाद। थर्ड किसका है? फ्रांस का। पहला ठीक है, बाकी गलत है, मतलब इंटरचेंज नहीं है। चलिए, खुशी वाला क्वेश्चन आ चुका है। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2022 के संबंध में गलत विकल्प, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2022। गलत बता दो मुझे कौन सा है फटाफट से। बी गलत है, तो इंडिया की तो रटो पहले, 121। अब सुनो, फिनलैंड पहला है, डेनमार्क दूसरा है, स्वीडन और नॉर्वे। मैंने बताया ना, यहीं चलो, इनमें से कोई देश चुन लो और वहां रहो, ठीक है। चलो जी, यहाँ से हमारा एंड हो जाता है इस टेस्ट का। आई होप यू आर लाइक दिस टेस्ट। स्माइल के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। स्कोर अपना कमेंट करके बताइए। बढ़िया टेस्ट था, देखिए मुझे पता है, थोड़ी सी तारीफ आप भी कर दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।